कि हम उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी से आते हैं जिसके पास ये सीधा रास्ता, आसान रास्ता है कि इनके रिश्तेदारों को टिकट दे दो, यही जिता लेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, ये तो बड़ा आसान रास्ता है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ सौरभ भारद्वाज को, केजरीवाल को चैलेंज करके कहता हूँ, मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। कि पहले 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अब 7 पे आ गई, 6 हो गई। एक तो बेईमानी कर लिया, 6 हो गई हो, तो उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत बड़ी जीत है। जो सरकार आज से 10 महीने पहले बनी थी, कहीं ना कहीं लोगों ने उस सरकार को पूरी तरीके से नकार दिया है। दिल्ली का एमसीडी का उपचुनाव हो गया। भाजपा ने 7 सीटें जीती, आपने 3, कांग्रेस ने 1। अब जो रूलिंग पार्टी है उसके पास 122 काउंसलर हैं, आपके पास 102 हैं और टोटल 250 मेंबर हैं। इस चुनाव में 45.09% भाजपा को वोट पड़े, 13.44% कांग्रेस को वोट पड़े, आपको 34.97% पड़े और अदर को 6.5 अप्रॉक्सीमेटली पड़े। हार कर भी बीजेपी खुद को विजेता क्यों बता रही है? दिल्ली के उपचुनाव ने खोल दिया बिहार की जीत का पोल, ये एक चर्चा हो रही है। जी हां, एमसीडी उपचुनाव के नतीजे में कई वार्डों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिला। विनोदनगर से बीजेपी की रूपा चौहान विजेता रहीं, जबकि अलीपुर वार्ड बी से अनीता जैन और अशोक विहार से मीना लांबा ने पार्टी को जीत दिलाई। और प्रेमनगर से बीजेपी की दीपिका गोस्वामी ने जीत हासिल की। चांदनी महल से जीत गए शुएब इकबाल के कैंडिडेट इमरान चौधरी, जबकि हर्ष विहार बी से बीजेपी की रमीला देवी और विक्रमनगर से नेहा देवी ने जीत दर्ज की। नरेना वार्ड में आम आदमी पार्टी के राजकुमार विजेता बने। कांग्रेस को इस उपचुनाव में एकमात्र बड़ी सफलता संगम विहार बी से मिली, जहां सुबोध कुमार ने जीत हासिल की। इसके अलावा आपके पूर्वानंद से जुड़े उम्मीदवार राजनगर ने भी अपना वार्ड जीता। आपको 2 नुकसान हुए हैं, एक चांदनी महल से, एक चांदनी चौक से। बीजेपी के पिछली बार 9 काउंसलर थे, इस बार 7 हो गए। देखिए 9 से 7 हो गए, लेकिन सिरसा साहब कह रहे हैं कि बहुत बम्पर जीत है। पहले उनको सुन लीजिए और फिर आज के वीडियो से हम समझाएंगे कि बिहार में बम्पर जीत होने के बाद भी बीजेपी उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाई, इसकी क्या वजह है। पहले सिरसा साहब को सुनिए और फिर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के अंदर 12 में से 2/3 सीटों से हम जीतकर निगम के अंदर वापस आए हैं। ये हिस्टोरिकल जीत दिल्ली की मानयोग मुख्यमंत्री जी के पिछले 8-9 महीनों के अथक प्रयासों के चलते जो दिल्ली में निरंतर विकास के काम शुरू हुए, इसमें हिस्टोरिकल जीत प्राप्त हुई। हमारी पार्टी को 45% वोट शेयर दिल्ली का मिला है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 45% वोट शेयर हमें इस चुनाव में मिला है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव पर। एक छोटा सा चुनाव, सिर्फ 12 वार्ड का, लेकिन इसकी गूंज दिल्ली से ज्यादा बिहार तक सुनाई दी। जी हां, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है हार कर भी बीजेपी खुद को जीता हुआ क्यों दिखा रही है। और एक छोटे से दिल्ली के बाय पोल ने बिहार की बड़ी जीत की पोल कैसे खोल दी। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली की एमसीडी में 250 सीटें, इस बायपोल में सिर्फ 12 सीटें थी जिन पर चुनाव होने थे। बीजेपी ने 7 जीती, आपने 3 जीती, कांग्रेस ने 1 जीती। जी हां, एक कांग्रेस की सीट भारी चर्चा में है। अब बीजेपी ने जैसे ही 7 सीटें जीती, दिल्ली में ढोल नगाड़े बजने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी और कहा गया बीजेपी की जबरदस्त जीत, मोदी मॉडल की जीत। लेकिन डेटा जो कहानी बता रहा है उसको भी समझिए। बीजेपी का वोट शेयर 45.09% और आपका वोट शेयर 34.97%। सही है। कांग्रेस का वोट शेयर 13.44%,
अब दोनों को जोड़ लीजिए तो बीजेपी के वोट शेयर से ज़्यादा है, यानी कि अपोजिशन ज़्यादा है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि मोदी जी की जीत है, लेकिन ये बीजेपी अपनी प्रेस रिलीज में एक बात छुपा रही है। बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव से भी कम हुआ है और ये सबसे बड़ा संकेत होता है राजनीतिक ढलान का कम हुआ है, और अगर इन दोनों का मिला दिया जाए तो इनका बीजेपी से ज्यादा हो रहा है। आपने 3 सीटें जीती, सीटें उतनी ही रहीं, लेकिन पार्टी का वोट शेयर स्थिर रहा। इसका मतलब नीचे का आप वोट बैंक अभी भी टिका हुआ है। बीजेपी की सीटें घटी और वोट भी घटा, यानी कि बीजेपी की पहले 9 सीटें थी वो 7 हो गई, 2 सीटें कट गई हैं और ये दोनों सीटें उसने आपसे हारी हैं। जी हां, उधर केजरीवाल का बयान आया है, जनता का भरोसा आपकी तरफ लौट रहा है। डेटा देखकर देखते हैं ये दावा गलत तो नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया। वहां के विधायक अपने मामू काशिफ कुरैशी के लिए टिकट मांग रहे थे। शोएब इकबाल साहब के साले और आले इकबाल साहब के मामू, और पार्टी के कई बड़े नेता, आपको जैसे मालूम है अशोक विहार के अंदर पार्टी के पूर्व विधायक हमारे भाई राजेश गुप्ता अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे। पर पार्टी का साफ था कि पार्टी इस तरीके से टिकट नहीं देगी रिश्तेदारों को। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। हमने चांदनी महल में अपने एक बड़े गरीब साधारण सी दुकान करने वाले कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया, और पूरी दिल्ली की माइनॉरिटी सीट्स के नेता वहां गए, उसके लिए पैसे भी खर्च किए, अपनी जेब से पैसे खर्च किए। मुझे बड़ा गर्व है कि हम उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी से आते हैं जिसके पास ये सीधा रास्ता, आसान रास्ता है कि इनके रिश्तेदारों को टिकट दे दो, यही जिता लेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, ये तो बड़ा आसान रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिचाऊ में अपनाया। वो रास्ता दिचाऊ में हमारे लिए भी खुला हुआ था, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि इस बार कार्यकर्ताओं को ही लड़ाया जाएगा, और हमारे नेताओं ने अपना पैसा जेब का डाल के कार्यकर्ताओं को लड़ाया। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। इन सब चीजों के अंदर आसान रास्ते बहुत थे, पर पार्टी ने कठिन रास्ता अपनाया है, और कठिन रास्ता अपनाने के बाद भी हमारी सीटें 3 की 3 है। ये तो बहुत बड़ी बात है। केजरीवाल जी तो कह रहे थे चाहे 0 आ जाए मैं कार्यकर्ताओं को ही लड़ाऊंगा, ना आए सीटें। इसी लालच में तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने नतमस्तक किया। ग्रेटर कैलाश में बांसुरी स्वराज ने अपनी पीए की पत्नी को लड़ाया। वो वहां की कार्यकर्ता नहीं है, आप जाके ग्रेटर कैलाश में पता कीजिए। बांसुरी स्वराज ने अपने पीए की पत्नी को चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुंह ताकते रह गए, और बांसुरी स्वराज ने खुद आके चुनाव लड़ाया, कई मीटिंगें करी। ऐसे ही दिचाऊ के अंदर रिश्तेदार को लड़ाया, मौजूदा विधायक के भतीजे को, भतीजे की पत्नी, भाई की पत्नी को लड़ाया, और उन्हें पूरा जो लगा। ये आसान रास्ता तो हमेशा से है, मगर आसान रास्ता नहीं था। इस बार कार्यकर्ताओं को जो वादा किया था अरविंद जी ने पूरा किया, और गली गली के अंदर जो कार्यकर्ता हार भी गए वो भी इस बात को देख के खुश हैं कि हमने अपने भाई को लड़ाया, अपनी बहन को लड़ाया, अपनी जेब से पैसा खर्च करके लड़ाया, और उसके बाद भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम 3 पे हैं और भारतीय जनता पार्टी 9 से घट के 6 पे आ गई। तो चलिए कुछ सीटों का जिक्र कर लें और आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो सबसे हॉट सीट थी जिस पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी, ये है चांदनी महल। यहाँ पर जो कहानी थी आप लोगों को अब पता चल गई है। फिर से आपको समझा दें कि शोएब इकबाल जो आप में थे, उनके बेटे आले मोहम्मद जो आप से वहाँ से विधायक हैं। इस चुनाव से पहले शोएब इकबाल ने अपने रिश्तेदार इमरान चौधरी के लिए टिकट मांगा, लेकिन आपने टिकट नहीं दिया। इससे नाराज़ होकर वो पार्टी अलग कर देते हैं और अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। जब हम लोग द स्वतंत्र की टीम वहाँ पर गई थी तो ग्राउंड रिपोर्ट में हमें खुद इमरान चौधरी मिल गए थे, और उन्होंने सौरभ भारद्वाज यानी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने कार्यकर्ता के नाम पर मुझे टिकट नहीं दिया, किसी और को दिया, और यहाँ की जनता उनको बता देगी। एक ये दिल्ली के अंदर 12 सीटों पे इलेक्शन किया जा रहा है। 12 सीटों के अलावा मैं जितना देख रहा हूँ इतना इसी सीट को हॉट सीट बना दिया, और ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों बना दिया गया।
शुएब इकबाल साहब एक कार्यकर्ता के लिए उन्होंने टिकट मांगा। आले मोहम्मद इकबाल साहब सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता हमारे मटिया महल विधानसभा से अध्यक्ष हैं शकील भाई, उनके लिए उन्होंने टिकट मांगा। मैं चांदनी चौक ज़िला का यूथ विंग का आम आदमी पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट था, मेरे लिए टिकट मांगा। क्या हम कार्यकर्ता नहीं थे? हमें टिकट क्यों नहीं दिया गया? कुछ लोगों की सिफारिश के ऊपर एक ऐसा जो ये आम आदमी आज उसे कार्यकर्ता कह रही है, एक ऐसे व्यक्ति को उठाकर टिकट दे दिया गया जिसने शुएब इकबाल साहब के इलेक्शन में मुखालफत करी, जिसने आले मोहम्मद के इलेक्शन में मुखालफत करी काउंसलर के, जिसने आले मोहम्मद के एमएलए के इलेक्शन में मुखालफत करी। वो जो आज कैंडिडेट बने हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आम आदमी पार्टी जो अपना ढिंडोरा पीट रही है कि ये ज़मीनी कार्यकर्ता है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ सौरभ भारद्वाज को और जितने मंत्री हैं केजरीवाल को चैलेंज करके कहता हूँ, शुएब इकबाल की एक रैली, एक जलसे, एक प्रोग्राम में उस ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर वो दिखा दे तो मैं अभी राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से कहता हूँ। और जितने लोग लगे हैं यहाँ, सब बाहरी लोग हैं, सब बाहरी लोग आके यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। कोई जमुना पार से आ रहा है, कोई सीलमपुर से आ रहा है, कोई चांदनी चौक से आ रहा है, कोई बल्ली महाराज से आ रहा है। और वो लोग हैं जो अपने इलाकों में काम नहीं करा पाए, वो आज शुएब इकबाल साहब के इलाके में आकर, मटिया महल विधानसभा में आकर कामों की कमियां दिखा रहे हैं। अरे पहले आप अपने इलाके तो देखिए, बल्ली महाराज की वीडियो चल रही है, चांदनी चौक की वीडियो चल रही है, जमुना पार का क्या बुरा हाल हुआ है। जो वहाँ के काउंसलर हैं, एमएलए हैं, वहाँ तो घर की परिवार की राजनीति चल रही है। आप ये देखिए ना, ये कह रहे हैं परिवारवाद। क्या आप बताइए, चौधरी मतीन आज किस में? आम आदमी पार्टी में। चौधरी जुबैर किस में है? आम आदमी पार्टी में। चौधरी जुबैर की बीवी किस में है? शगुफ्ता जुबैर, वो आम आदमी पार्टी में। क्या उनको परिवारवाद मटिया महल में ही नज़र आ रहा है? बल्ली महाराज आ जाइए, इमरान हुसैन वो किस में है? आम आदमी पार्टी में। उनका बहनोई सादिक किस में है? आम आदमी पार्टी में। कसाबपुरे से जो मुशरफिन है, उनकी वाइफ को उन्होंने टिकट दिलवाया था, वो किस बिहाफ पे दिलवाया था? अपने पर्सनल रिलेशन पे दिलवाया था। अगर आले इकबाल ने अपने किसी पर्सनल कार्यकर्ता को टिकट के लिए, और वो भी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, उसके लिए अगर टिकट मांगा है तो क्या गलती करी? जो उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने 3 कैंडिडेट जो काउंसलर थे, 3 एमएलए बने थे, एक आले मोहम्मद इकबाल, एक पूरनदीप साहनी और एक और है, उनका मैं नाम में भूल रहा हूँ। 3 कैंडिडेट थे। उन 3 में से पूरनदीप साहनी की अप्रोच के ऊपर उनका कैंडिडेट लड़ रहा है हर्ष, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो वहाँ के एमएलए हैं, उनके अप्रोच के ऊपर उनका कैंडिडेट लड़ रहा है। तो ऐसी क्या वजह थी जो सिटिंग एमएलए, और वो भी आम आदमी पार्टी को उरूज पे ले जाने वाला, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर काउंसलर के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर इतिहास रचने वाला, आम आदमी पार्टी को एमएलए के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के इलेक्शन के अंदर इतिहास रच के देने वाला, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला आम आदमी पार्टी का तो उन्होंने नाम ही किया था, नाम रोशन किया था। तो फिर किस बिहाफ के ऊपर आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट काटा? ये सवाल किए जाएंगे, ये उनको जवाब देने पड़ेंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड में वाइस प्रेसिडेंट जिला चांदनी चौक, और मैं कई मीटिंगों में गया हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी के ऑन रिकॉर्ड के हम कार्यकर्ता नहीं है। तो ये 2 जगह गलतियां हुई हैं, एक आपकी, एक चांदनी महल में और एक अशोक विहार में। वहाँ पे भी आप देखेंगे कि राजेश जी आपको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं, कहते हैं कि वो भी अपनी वाइफ के लिए टिकट मांग रहे थे लेकिन आपने नहीं दिया। तो ये 2 सीटें का चक्कर हुआ है, लेकिन वो बीजेपी को मिल गई थी, वहाँ पे टिकट नहीं। दूसरी जो आप चुनाव हारी है वो चांदनी चौक में, जहाँ पे वो साहनी साहब विधायक बन गए थे और वो सीट खाली हुई थी। तो क्या ये चर्चा हो रही है कि वहाँ पर भी विधायक की मर्जी के बिना उस कैंडिडेट को उतारा गया है? तो ये आपके अंदर और आपके बाहर ये चर्चा हो रही है, लेकिन आपने अपना डेटा, यानी कि जो 3 थी उस 3 को मेंटेन रखा है, इसलिए वो अब एक सेफ जोन में कि चलो घटा नहीं है। दूसरी जगह से वो जीती है जो बीजेपी की थी, अपनी 2 सीटें गंवाई हैं। अगर ये 2 सीटें भी इंक्लूड हो जाती तो आपकी 5 और 1 कांग्रेस की तो बराबरी का ये
खेल हो जाता। लेकिन हुआ ये कि बीजेपी की 2 घटी हैं, 7 आपके पास 3 और 1 कांग्रेस के पास। अब बात करते हैं शालीमार बाग की, जहां से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीती थी। तो शालीमार बाग से बीजेपी की बम्पर जीत होती है। तब कि हम लोग जब शालीमार बाग गए थे तो वहां पर कई इस तरह की बातें हो रही थी, झुग्गी झोपड़ी वाले नाराज थे। आपको याद होगा कि जैन मंदिर था, जैन मंदिर पर भी बुलडोजर चल गया था, तो वहां पे भी नाराजगी थी। नाराजगी दिख रही थी, मुद्दे थे सफाई, कचरा, पानी, लोकल सड़कें, निगम स्तर की सेवाएं, यानी ये सब मुद्दे थे। लेकिन शायद अपोजिशन, खास करके आप, इसको मुद्दा लोगों को समझा नहीं पाई और यहां पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, स्थानीय मुद्दे होने के बावजूद भी। क्योंकि ये एक आन बान शान होता अगर सीएम की सीट हार दी जाती, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई और यहां से बम्पर जीत हासिल की। क्षेत्रवासी, मेरा विधायक, मेरा सांसद, मेरी सीएम जो काम बोलता है, मेरे विधायक ने काम कर रखा है, काम बोलता है, उसके इसमें मुझे वोट सपोर्ट मिली है। मुझे क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार दिया है और सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूं। ये तो हमने एक आपकी बता दी आपको, चांदनी महल किस तरह से आपका शुएब इकबाल के मारे आप हारी, और शालीमार बाग किस तरह से सब मुद्दे होने के बावजूद भी बीजेपी जीतती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा इस चुनाव में हो रहा है वो कांग्रेस की जीत से हो रहा है। जी हां, कांग्रेस ने संगम विहार बी से जीत हासिल की है। यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव थे वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे और बहुत कम मार्जिन से जीते थे, शायद 350 वोट से जीते थे। वहाँ पे संगम विहार की अपनी समस्याएं हैं, जल भराव की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनके रवैये की समस्या, यानी कि वो लोगों से कसम दिलवा के पूछते हैं कि क्योंकि पानी का टैंकर चाहिए होता है कि तुमने मुझको वोट दिया है कि नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो उसके घर में टैंकर नहीं जाता था पानी का। इस तरह की समस्याएं बताई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर पंजा यानी कि हाथ ने कमाल दिखाया है, आप और बीजेपी दोनों को हराया है। बीजेपी ने अपनी जमीन खोई और आप यहां पर वापस नहीं लौट पाया है। ये एक सबसे बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। सौरभ भाई कह रहे थे 1 साल सरकार के हुए हैं दिल्ली में, एमसीडी में इनकी सरकार, और ये रिजल्ट ये दर्शाता है कि पहले 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अब 7 पे आ गई, 6 हो गई। एक तो बेईमानी कर लिया, 6 हो गई हो। तो उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई है। तमाम संसाधन, तमाम तरह की हेराफेरी, तमाम तंत्र लगा करके, पुलिस लगा करके, लोगों को डरा करके, धमका करके, इसी अशोक विहार में वोट के दिन पोल जब हो रहा था उसको रोकने की तमाम कोशिश की। उसके बावजूद दिल्ली में इस 12 सीटों पे लोगों ने ये दिखाया है कि लोग नाराज हैं। मुझे ये लगता है, जैसा भी सौरभ भाई भी कह रहे थे, कि रेखा गुप्ता जी की एक ये एसिड टेस्ट था और उसमें वो फेल रही है। तो मैं इस बात से सहमत हूं कि अब दिल्ली को फिर से दूसरा कोई नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि बीजेपी हार को भी जीत क्यों कह रही है। बीजेपी को एक चीज़ का डर है, अगर दिल्ली में भी वही ट्रेंड दिख जाए तो बंगाल और कर्नाटक में भी दिखाता, यानी वोट गिरना, सब पर सीट आना, तो बिहार वाला विजय गाथा हिल जाएगी। इसीलिए दिल्ली में बीजेपी ने तुरंत नैरेटिव सेट किया, मोदी मॉडल की जीत, आपको बड़ा झटका, कांग्रेस इररिलेवेंट, जबकि डेटा कुछ और कहते हैं। क्योंकि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि देश में मोदी को वोट दे रहा है, लेकिन दिल्ली का नतीजा कहता है कि बीजेपी को वोट कम हुए हैं, सीटें कम हुई हैं, आपका वोट स्थिर है और कांग्रेस को फायदा हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं पूरे नारायणा वार्ड के सभी मेरे मतदाताओं को, सबको मैं बहुत दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं कितना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। आपने जो ये जीत दी है ये बहुत बड़ी जीत है। ये पर्सनली मेरे लिए भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप सबके वियोग में, आप सबके प्यार के वियोग में काम कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मौका दिया आपकी सेवा करने के लिए। अब पहले वाला माहौल फिर से शुरू होगा नारायणा वार्ड में। आपका फ़ोन उठेगा, आपका काम होगा, आपकी सुनवाई होगी, आपकी हर समस्या पर 100% काम करेंगे, हर समस्या पर
पूरी जी जान लगा के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई लव यू। यानी दिल्ली की छोटी तस्वीर बड़ा संदेश साफ दे रही है। तो आज एमसीडी चुनाव में रिजल्ट आ गया है। अब आने वाला वक्त किस तरह से अपोजिशंस नैरेटिव सेट करेंगे, किस तरह से मुद्दे उठाए जाएंगे, किस तरह से ज़मीन पर लोग दिखेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार जो कर रही है, मौजूदा सरकार जो कर रही है, लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए, बहुत कुछ इशारे की बात जहां तक है, ये स्पष्ट करता है कि जो सरकार आज से 10 महीने पहले बनी थी, कहीं ना कहीं लोगों ने उस सरकार को पूरी तरीके से नकार दिया है। ये उपचुनाव उन 12 जगह पर हुआ था जहां पर 9 जगह पर ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स थे और वो इलेक्ट होकर एमएलए बने, और उस 9 में से भी आज 7 सीटों पर सिमट कर रह गई है भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ वोट शेयर में भी 2% की गिरावट उनके आई है। और जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी लगातार कोशिश कर रही थी कि अपने काम किए हुए काम को आगे बढ़ाने की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उस बात को पूरी तरीके से नकारा है। ये चुनाव एक वो भी इशारा करता है कि आज लोग पुनः एक बार कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। हमारी ना सिर्फ एक सीट जीती है, बल्कि जो हमारा वोट शेयर था वो भी डबल होने का इस में सामने आया है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि गरीब हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, ये सभी लोगों का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। आम आदमी पार्टी जिसने अपनी 3 सीटें जरूर बरकरार रखी, लेकिन 8% का उनका जो वोट शेयर है वो घटा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों का झुकाव जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ हुआ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे मुद्दे बनाए गए थे कि 2500 रुपये नहीं मिले, सिलेंडर नहीं मिला, और महिलाओं को मुफ्त बस में भी प्रॉब्लम आ रही है, बिजली भी कट रही है। सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी ने 7 सीटें भी कैसे जीत ली? उसे 7 भी नहीं जीतना चाहिए था, 2 तो उसने हारी हैं। तो 7 सीटें इसलिए जीत ली गई हैं। तो आप समझिए कि जब ये आपके काउंसलर काम कैसे करते हैं कि एक विधायक का जो विधानसभा होती है उसके अंडर काउंसलर्स आते हैं, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, यानी कि जो नागरिक होता है, तो उसे लगता है कि वो काउंसलर से कहेगा, काउंसलर विधायक से कहेगा, और तब जाके उसकी गली की मरम्मत, उसके यहाँ का कूड़ा उठेगा, या जो भी एमसीडी से रिलेटेड काम है वो होंगे। अगर हमने कई जगह देखा है, हर जगह ज़्यादातर ये हो जाता है कि काउंसलर आपका दूसरी पार्टी का है और विधायक आपका दूसरी पार्टी का है। यानी कि अगर एक कोई वार्ड नंबर 66 है, उस 66 में आपका काउंसलर किसी और पार्टी का होता है, लोग काउंसलर के पास जाते हैं, तो विधायक थोड़ी अड़ंगे लगा देते हैं, थोड़ी बातें पलट देते करते हैं, जिससे आम आदमी सफ़र करता है। तो ये चुनाव में लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि जो विधायक है उससे जुड़ा हुआ ही, उसी पार्टी से जुड़ा हुआ काउंसलर भी जिता दें। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के लोगों ने 9 में से 7 सीटें कर दी, यानी कि 2 सीटें बीजेपी की कम करवा दी, और इधर कांग्रेस से भी उन्होंने कांग्रेस को भी वापस सत्ता में लाए। तो लोग तो खुश नहीं हैं अभी प्रेजेंटली, ये दिख रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से सरकार काम करती है, क्या वो दिल्ली वालों का विश्वास जीत पाएगी। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।